नमस्कार विद्यार्थियों। बौद्धिक संपदा विधियां, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, आईपीआर बोलते हैं हम जिसको, की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। जो हम कॉपीराइट पढ़ रहे हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलिपि अधिकार। तो जो प्रतिलिपि अधिकार का जो अतिलंघन होता है, तो उस पर जो कॉपीराइट का जो स्वामी होता है, ओनर होता है, उसको कौन से अधिकार प्राप्त है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो जब कॉपीराइट होता है, जब ब्रीच ऑफ कॉपीराइट होता है, तो जब जो तीन प्रमुख जो उपचार मिलते हैं वो है दीवानी उपचार, सिविल रेमिडीज, फौजदारी उपचार। जो क्रिमिनल लॉ के अंडर में जो हमें रेमिडीज मिलती है वो एक प्रशासनिक उपचार, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज। तो जो दीवानी उपचार है उसका एक्ट, जो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 है, कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट से संबंधित जो भी प्रावधान है वो कॉपीराइट एक्ट 1957 में वर्णित है। तो जो सिविल उपचार है, जो सिविल रेमेडीज है, उसका वर्णन है सेक्शन 54 से 62 तक। और जो फौजदारी उपचार जो हमें प्राप्त है वो है सेक्शन 63 से 70 तक। तो जो आज हम जो हमें सिविल जो रेमेडीज है सेक्शन 54 से लेकर हम सेक्शन 62 तक देखेंगे। सिविल उपचार, ये अध्याय 12 में है सिविल उपचार। तो सबसे पहले सिविल उपचार में जो स्टार्ट होता है वो धारा 54 से होता है। तो धारा जो 54 होती है वो बताती है कि प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी कौन है। वापस यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है कि प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी पद के अंतर्गत कोई अनन्य अनुज्ञप्तिधारी जिसको लाइसेंस प्राप्त हो, वो किसी अनाम या छद्म नाम वाली साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की दशा में, यानी अगर ऐसी कोई भी कृति है जो बेनाम है, जिसका रचयिता कौन है ये हमें मालूम नहीं है, या जिसके रचयिता को छिपाया गया है, तो ऐसी कृति में उस कृति का प्रकाशक ही उसका स्वामी होगा, जब तक कि रचयिता का वास्तविक परिचय अथवा ऐसी किसी अनाम संयुक्त रचयिताओं की कृति या ऐसे नामों से प्रकाशित जो सब छद्म नाम हो, संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में रचयिताओं में से किसी का वास्तविक परिचय रचयिता और प्रकाशक द्वारा सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं कर दिया जाता, अन्यथा उस रचयिता या उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड को समाधानप्रद रूप से सिद्ध नहीं कर दिया जाता। तो प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी कौन होगा? कोई अनन्य अनुज्ञप्तिधारी जिसको लाइसेंस प्राप्त हो, या अगर कोई बेनाम या गुमनाम कोई रचना हो तो उसका प्रकाशक ही उसका स्वामी होगा। इसमें यहाँ इंपोर्टेंट है, रचयिता या उसकी विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड को समाधानप्रद रूप से सिद्ध नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रकाशक ही उसका स्वामी होगा। अब ये सिविल उपचार, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि उपचार किसको प्राप्त होंगे। उपचार केवल और केवल प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को ही उपचार प्राप्त होंगे। तो अब जो धारा 55 है, देखो जनरली सिविल उपचार कैसे प्राप्त होते हैं, हम इस पर व्यादेश ला सकते हैं, या हम क्षतिपूर्ति का दावा ला सकते हैं, या हमें जो नुकसान हुई है या हमारी जो वस्तु का हम पुनः प्राप्ति के लिए वाद ला सकते हैं। तो जो धारा 55 है वो बताती है कि प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन के लिए सिविल उपचार। तो उपधारा ये क्या कहती है कि जहां किसी कृति में प्रतिलिपि अधिकार का अतिलंघन किया गया हो वहां प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी, तो यहाँ आ गया ना प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी कौन होगा, सेक्शन 54 में बताया गया है प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी कौन होगा। इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय व्यादेश, नुकसान हिसाब पाने, अन्यथा
सब ऐसे उपचारों का अधिकार होगा जिससे अधिकार के तिलंघन के लिए विधि द्वारा प्रदत्त किए जाए। तो व्यादेश ला सकता है वो कि जी मेरे जो कॉपीराइट के जो राइट्स है उनका वोलेशन हो रहा है तो उसको रोका जाए, या उसको जो नुकसानी हुई है उसके लिए वो क्षतिपूर्ति का वाद ला सकता है, या ऐसे अन्य सभी वो वाद ला सकता है जो उसको विधि द्वारा प्रदान किए गए हो। परंतु यदि प्रतिवादी साबित कर दे कि अतिलंघन की तारीख को उसको यह ज्ञात नहीं था और उसके पास ये विश्वास करने का कोई युक्त आधार नहीं था कि उस कृति में प्रतिलिपि अधिकार अस्तित्व में है, तो वादी अतिलंघन की बाबत व्यादेश और अतिलंघनकारी प्रतियों के विक्रय से प्रतिवादी को प्राप्त संपूर्ण लाभों की या उसके किसी भाग की, जैसा कि न्यायालय उन परिस्थितियों में उचित समझे, डिक्री से भिन्न किसी उपचार का अधिकार हकदार नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रतिवादी अगर साबित कर दे कि साहब जब मेरा ऐसा कोई कार्य हो रहा था तो मेरे को मालूम नहीं था कि इसमें किसी का प्रतिलिपि अधिकार है। जैसे इसको फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, कोई किसी बुक्स है तो बुक्स का कॉपीराइट या उसके प्रकाशक के पास होता है या उसके राइटर के पास होता है। जो आपने देखा होगा प्रतिलिपि अधिकार सर्वाधिक सुरक्षित किसके पक्ष में, लेखक के पक्ष में। और हम उस किताब की जीरोक्स बना ली काफी सारी और हम उसको बेच रहे हैं और हमें ये ज्ञान नहीं है कि वास्तव में उसका प्रतिलिपि अधिकार अस्तित्व में है। वैसे कानून की भूल क्षम्य नहीं होती, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर उसने ये प्रतिवादी ने साबित कर दिया कि उसको ये ज्ञात नहीं था या उसके विश्वास करने का कोई युक्त आधार नहीं था, तो क्या करता न्यायालय व्यादेश दे सकता है कि भैया अब आगे से इसको उसको बेचने से रोक सकता है, या उसने जितने भी उन प्रतियों को बेचा उनसे विक्रय से उसको जो लाभ प्राप्त हुआ है उसको प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को अदा करने के निर्देश दे सकते हैं। लाभ लेखा का अधिकार भी प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को प्राप्त होता है। अब जहां किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति के उपबंधों के अधीन रहते हुए चलचित्र, फिल्म या ध्वन्यांकन, ध्वन्यांकन मतलब साउंड रिकॉर्डिंग की दशा में कोई नाम जो उस कृति के रचयिता या प्रकाशक का नाम होना तात्पर्य है यथा प्रकाशित कृति की प्रतियों में दर्शित है, अथवा किसी कलात्मक कृति की दशा में जब वह बनाई गई थी उसमें दर्शित था, वहां उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम ऐसा दर्शित है या था, ऐसी कृति में प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन से संबंधित किसी कार्यवाही में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारित किया जाएगा कि यथास्थिति उस कृति का रचयिता या प्रकाशक है। जो उपधारा 3 वो कहती है कि प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन की बाबत किन्हीं कार्यवाही में सब पक्षकारों के खर्चे न्यायालय के विवेकानुसार निर्णीत होंगे। तो जो खर्चे हैं वो कौन डिसाइड करेगा, वो न्यायालय डिसाइड करेगा। अगली है पृथक अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट्स इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां किसी कृति में प्रतिलिपि अधिकार समाविष्ट करने वाले विभिन्न अधिकारों के स्वामी विभिन्न व्यक्ति हो, वहां ऐसे किसी अधिकार का स्वामी उस अधिकार की विस्तार तथा उन उपचारों का हकदार होगा जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है, और ऐसे अधिकारों को व्यक्तिगत रूप से किसी वाद, अनुयोजन या अन्य कार्यवाही द्वारा किसी अन्य अधिकार के स्वामी को उस वाद, अनुयोजन या कार्यवाही में पक्षकार बनाए बिना परिवर्तित करा सकेगा। तो कई बार क्या होता है कि एक कृति में अनेक लोगों के हित निहित होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को उन हितों की सुरक्षा या उन हितों की रक्षा के लिए विधिक प्रावधान उपलब्ध होंगे, उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। अब धारा 57 बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रचयिता को विशेष अधिकार दिए गए हैं। रचयिता के प्रतिलिपि अधिकार से पृथक रूप से और उक्त प्रतिलिपि अधिकार के पूर्णतः या भागतः समुद्देशन के पश्चात किसी कृति के रचयिता को भागतः समुद्देशन के पश्चात, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जैसे कि कोई लेखक है और उसने अपना कोई उपन्यास लिखा, कोई कहानी लिखी और उस कहानी के राइट्स उसने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए, समुन्देशित कर दिए। समुन्देशित मतलब इसका अंग्रेजी वर्ड है असाइनमेंट, यानी अपने जो
जो सांपत्तिक जो अधिकार होते हैं, जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उस लेखक ने कोई अच्छी एक कहानी लिखी और वो कहानी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को पसंद आ गई और उस कहानी के उसने अधिकार उस लेखक से समुन्देशित करवा लिए। फिर वो अगर उस कहानी पर अगर कोई मूवी बनाता है, कोई उसका नाट्य रूपांतरण करता है और वहाँ लेखक को ये लगता है कि जो ये उन्होंने इसका जो विरूपण किया है तो ये विकृत रूपांतरण है, इससे उस लेखक की प्रतिष्ठा या ख्याति पर नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में भी जो रचयिता होता है उसको इसको रोकने या उसके बारे में नुकसानी का दावा करने का अधिकार होगा। तो ये रचयिता की विशेष अधिकार है कि समुन्देशित कराने के पश्चात भी वो उस रचना पर अपना अधिकार रखता है। अतिलंघनकारी प्रतियों पर कब्जा रखने वाले या उनका व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध स्वामी के अधिकार। किसी कृति की जिसमें प्रतिलिपि अधिकार अस्तित्व में है, अतिलंघनकारी सब प्रतियां और ऐसी अतिलंघनकारी प्रतियों को बनाने में प्रयुक्त किए जाने के लिए आश्रित सब प्लेटें प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी की संपत्ति समझी जाएगी, जो उनका कब्जा पाने के लिए या उनके संपरिवर्तन के संबंध में तदनुसार कार्यवाही कर सकेगा। मतलब अगर कोई फॉल्स कॉपीज बनाता है किसी पुस्तक की आदि, तो वो जितनी भी फॉल्स कॉपीज है उन सब पर जो कॉपीराइट का जो स्वामी होता है वो सब उसी की संपत्ति मानी जाएगी। और उस संपत्ति को बनाने में अगर किसी प्रेस का या किसी छापे खाने का इस्तेमाल किया गया तो वो सब छापा खाना, वो प्लेटें वगैरह, वो सब की सब का स्वामी कौन माना जाएगा? प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी माना जाएगा। धारा 59 वास्तु कलाकृतियों की दिशा में उपचारों पर निर्बंधन बताती है। धारा 60 है विधिक कार्यवाही की निराधार धमकी की दिशा में उपचार। जहां किसी कृति में प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिलिपि अधिकार के अभिकथित अतिलंघन की बाबत किन्हीं विधिक कार्यवाही या उनकी बाबत दायित्व की धमकी, परिपत्र, विज्ञापन या किसी अन्य माध्यम से देता है तो वहां पर व्यथित व्यक्ति उसके विरुद्ध घोषणात्मक वाद ला सकेगा कि अभिकथित अतिलंघन जिसकी धमकियां संबंधित है, वास्तव में ऐसी धमकियां देने वाले व्यक्ति किन्हीं विधिक अधिकारों का अतिलंघन नहीं था। तो वो क्या कर सकता है? ऐसी धमकियों के जारी रहने के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त कर सकेगा है, या अगर उसको कोई नुकसान हुई है तो उसके लिए वो क्षतिपूर्ति का वाद ला सकता है। धारा 61 बोलती है प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी का कार्यवाही में पक्षकार होना। जो प्रतिलिपि अधिकार का जो स्वामी होता है वो सिविल वाद या किसी अन्य कार्यवाही में जब तक न्यायालय निर्देश न दे प्रतिवादी बनाया जाएगा और उसको दावे के विरोध करने का अधिकार भी प्राप्त होगा। अब न्यायालय की अधिकारिकता कौन सी है? उसमें सेक्शन 62 कहता है किसी कृति में प्रतिलिपि अधिकार के अतिलंघन या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के अतिलंघन की बाबत इस अध्याय के अधीन उत्पन्न होने वाले प्रत्येक वाद या अन्य सिविल कार्य में अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय में ले जाएगी। तो वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा? जिला न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता होगी। और जिला न्यायालय को परिभाषित किया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कि जिला न्यायालय ऐसा न्यायालय होगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वाद या अन्य कार्यवाही के लाए जाने के समय वह व्यक्ति जो वह वाद या अन्य कार्यवाही लाया था, अन्यथा जहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हो वहां उनमें कोई वास्तव में स्वेच्छा निवास करता है या कारोबार चलाता है अथवा अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता है, उस क्षेत्र में जो स्थित है वहां उस जिला न्यायालय में वो वाद संस्थित किया जाएगा। जो अगला जो हमारा वीडियो लेसन होगा उसमें हम जो प्रतिलिपि अधिकार के संबंध में जो फौजदारी उपचार हमें प्राप्त है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।